नमस्कार। मैं कविता तोमर और आज हम लोग डीकेटी के माध्यम से हिस्ट्री के 11th क्लास की सीरीज़ को ख़त्म करने जा रहे हैं। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में, और उसके बाद में मैंने एमए किया है नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट से, और साथ में अभी मेरा बीएड जो है वो परस्यूइंग चल रहा है। तो आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करने जाएं उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री को किस तरीके से आखिर पढ़ा जाए। तो हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो अमूमन आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम किस सिविलाइजेशन को किस कैटेगरी में डालते हैं उसके बाद हम उसके बारे में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा वो हमारा स्टोन एज से डेवलपमेंट के फेज़ वाला चैप्टर था। इस सब को हम लोग प्री हिस्ट्री वाले फ्रेम में देख लेते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है राइटिंग का। तो प्री हिस्ट्री हमारा वो फेज़ होता है जहाँ पर लोगों ने लिखना सीखा ही नहीं, भाषा अभी तक उतनी डेवलप ही नहीं हुई, रिटन स्क्रिप्ट स्पेशली वो डेवलप नहीं हुई है, तो उसको हम प्री हिस्ट्री में डालते हैं। प्रोटो हिस्ट्री हमारा वो टाइम पीरियड होता है या वो टाइम फ्रेम होता है जिसमें चीज़ें लिख तो गई होती हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया होता है। तो इसमें हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इस कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी एक लैंग्वेज थी, अपनी एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो हमारा प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट होता है। और हिस्ट्री हमारा वो पार्ट आ जाता है जहाँ से हम लोगों को टेक्स्ट और रिटन डॉक्यूमेंट जो हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। और आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको कोई रिटन एविडेंस मिल जाए जिससे कि हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा सटीक तरीके से बताया जा सके। इसके बाद आज जिस सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी, और इस सिविलाइजेशन ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी, हमें बहुत सारे नए नए तरीके बताए। उसके अलावा इस सिविलाइजेशन ने हमें लैंग्वेज के बारे में बताया। लैंग्वेज से बड़ी चीज़ कि इनका अपना मैथमेटिक्स बहुत डेवलप था, उसके बारे में इन्होंने हमें बताया। तो ये सिविलाइजेशन कौन सी थी? तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक ये थी हमारी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हिस्ट्री के हमारे जितने भी वर्ड्स होंगे वो लैटिन या ग्रीक वर्ड से निकले होंगे या उनसे जोड़ तोड़ कर बने होंगे। तो मेसोपोटामिया भी 2 हमारे यूनानी भाषा के शब्द यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स को मिलाकर बना है। और इसमें मेसोस का मतलब होता है सेंटर या मिडल, और पोटामस का मतलब होता है पानी। तो पानी के बीच का, पानी के सेंटर की कोई ज़मीन, इसी को मेसोपोटामिया कहा है। यहाँ पर ये वो ज़मीन है जो दजला और फरात नदियों के बीच में यानी टाइग्रिस और यूप्रिस नदी के बीच में एक उपजाऊ ज़मीन थी, जिस पर एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत सभ्यता जो थी वो फली फूली। उपजाऊ इसलिए भी हो गई क्योंकि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छा खासा था नदियों की वजह से, और पानी की तो सुविधा थी ही इन लोगों के पास अच्छी, तो ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा खासा हो जाया करता था। तो आज का अगर आप जोग्राफिकल एरिया देखेंगे, अच्छा हिस्ट्री पढ़ने का एक और बेहतर तरीका ये है कि आप जब भी कोई नई चीज़ पढ़ें या जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो कोशिश करें कि आपके पास एटलस हो, ताकि आप उसमें मैप के साथ चीज़ों को पढ़ते चलें। तो जितना आप मैप वर्क के साथ चीज़ों को करेंगे उतना वो लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में वो चीज़ें, वो जोग्राफिकल एरिया रहेगा। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको वो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी चीज़ों को ढूंढने की और मैप्स ढूंढने की। तो मेसोपोटामिया जो है, अगर हम देखें आज के जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, तो इराक वाली जो जगह है वो वहाँ पर थी और वहाँ पर उसने डेवलप होना शुरू किया। मेसोपोटामिया क्यों फेमस है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैथमेटिक्स के लिए फेमस है, लेकिन मैथमेटिक्स से ज़्यादा वो अपने अर्बन लाइफ के लिए फेमस है। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि किसी भी सिविलाइजेशन में अर्बन लाइफ का या अर्बनिज्म का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। इसके अलावा ये फेमस है अपने लिटरेचर के लिए, मतलब उस टाइम पर बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा गया, और जितनी हम बात नहीं कर सकते कि लिटरेसी लेवल पहले कैसा होता था, उससे कहीं बेहतर स्टेज में वहाँ पे हमें लिटरेसी लेवल मिलता है। तो ये अपने साहित्य के लिए फेमस है, अपने मैथमेटिक्स के लिए फेमस है, उसके अलावा ये फेमस है अपनी एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें थी इस सिविलाइजेशन में, इसीलिए इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए और ज़रूरी हो जाता है। 1840s के आसपास में मेसोपोटामिया में खुदाई होना और वहाँ की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात स्टार्ट हो गई थी।
तो आर्कियोलॉजिस्ट जब भी किसी नई जगह को देखते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वो वहाँ पे सबसे पहला काम एक्सकावेशन करने का करते हैं। अलग अलग प्रोसेस अपनाते हैं, कहीं कहीं पे हॉरिजेंटल एक्सकावेशन, कहीं पे वर्टिकल एक्सकावेशन। ये हम आगे देखेंगे चैप्टर्स के साथ में कि कैसे होती है, क्या होता है। तो 1840s के आसपास की बात है जब मेसोपोटामिया के बारे में लोगों को पता चला और वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल तरीके से चीज़ों की शुरुआत की गई। वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी जगह मिली, जैसे मारी करके एक जगह मिली हमें, और उरुक करके एक जगह मिली जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मारी इनका कैपिटल सिटी हुआ करती थी, बहुत प्रॉस्पेरस सिटी थी। तो ऐसी कुछ कुछ जगहें मिली जहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और बड़े अलग अलग तरीके के अभिलेख हम लोगों को मिलते हैं, और वहाँ पे धीरे धीरे काम आगे चलता रहा। तो मूर्तियाँ मिली, आभूषण मिले, कब्रें मिली, औजार मिले, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें धीरे धीरे मिलती चली गई, जिससे कि इनके बारे में हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा आसान हो गया। और उससे बड़ी बात जो हमें मिले वो क्या मिले, हमें यहाँ से मिले दस्तावेज यानी रिटन रिकॉर्ड्स, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो रिटन रिकॉर्ड्स जब मिले तो फिर इनकी लैंग्वेज को पढ़ा गया, और लैंग्वेज पढ़ने के बाद इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। तो मेसोपोटामिया सिर्फ इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट थी कि ये अर्ली सिविलाइजेशन थी और यहाँ पे ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होती है, अर्बन लाइफ भी स्टार्ट होती है। यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब बाइबल का जो पहला भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट करके इसका नाम है, और ये माना जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया के बारे में कुछ कुछ लिखा है या उस एरिया के बारे में कुछ कुछ लिखा है। तो इसलिए यूरोपियंस की आस्था जुड़ी हुई थी इस जगह से, इस शहर से, इसलिए भी मेसोपोटामिया हम लोगों के लिए खास हो गई। जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक है, मतलब उसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस, और इस बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है। शिमार का मतलब है सुमेर ईंटें जहाँ पे बनती हों या सुमेर ईंटों से बने हुए शहर। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं। इस वजह से भी हमारे लिए मेसोपोटामिया जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब मेसोपोटामिया जब हम पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उसके साथ ना बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पुरानी, मतलब आप अगर किसी भी धर्म की चीज़ें उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे जल प्रलय की बात कही गई है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। तो मेसोपोटामिया के बारे में जब देखते हैं तो बाइबल में भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो बाइबल में एक जल प्रलय की बात लिखी है जहाँ पे ये था कि पूरी पृथ्वी का जो संसार, मतलब जीवन है, वो नष्ट होने वाला है, और फिर वहाँ पे क्या आता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भगवान नोवा नाम के एक आदमी को उसका वो देते हैं, मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आपको जीवन बचाना होगा। नोवा एक बड़ी सी नाव बनाता है और उसमें हर एक स्पीसीज का एक पेयर जो है वो उसमें रखता है, और उस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। तो ये कहानियाँ सिर्फ बाइबल में नहीं मिलेंगी आपको, ये कहानियाँ आपको लगभग हर धार्मिक ग्रंथ में मिल जाएंगी। तो ये कुछ मिलती जुलती चीज़ें हैं जो हमें हर रिलीजियस टेक्स्ट में मिल जाती हैं। तो आगे अब बात करते हैं हम मेसोपोटामिया की और उसके भूगोल की, कि मेसोपोटामिया के आसपास का एरिया कैसा था और वो कौन सी ज़मीन थी आखिर जिस पर मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो फल फूल रही थी, मतलब उसके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में चल क्या क्या रहा था। तो आप देखेंगे, जब आप इराक का मैप देखेंगे और जब आपको उसकी कुछ जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पता चलेगा, तो इराक में बहुत सारे डाइवर्सिफाइड इलाके हैं। जैसे जंगल भी हैं, कहीं कहीं पर रेगिस्तान भी है एक तरफ में, फिर आपको वहाँ पे जंगल और रेगिस्तान के अलावा कुछ प्लेन ज़मीन भी मिल जाएगी, कुछ मैदान भी मिल जाएंगे, तो जहाँ पे अच्छी फसलें हो सकती थी। तो ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि तकरीबन 7000 और 6000 BC के आसपास यहाँ पे खेती जो थी वो शुरू हो चुकी थी। तो बहुत पुरानी स्टेज में यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि यहाँ पे घास के मैदान आपको बहुत देखने को मिलेंगे जिनको स्टेपी भी कहा जाता है। अब ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि दुनिया के अलग अलग घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्टेपी हो गया, प्रेरीज हो गया, पंपा हो गया, वेल्ट्स हो गया, डाउन्स हो गया। तो ये सारे घास के मैदानों के नाम हैं जो अलग अलग जगहों पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो घास के मैदान थे वो स्टेपीज थे। अब घास के मैदान बड़े आसानी से अवेलेबल है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि लोग पशुपालन करना शुरू कर चुके होंगे। तो इस तरीके से पशुपालन भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो खेती शुरू हो गई, पशुपालन भी शुरू हो गया, तो जीवन जीने के लिए
जो ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ पे आराम से इन लोगों को मिल जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर भी उस टाइम पर नोमैडिक लोग भी रहते थे, मतलब जो ऋतु के हिसाब से और जो समय के हिसाब से जगह बदलते हों, तो वैसे लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। और आप देखेंगे कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, तो अगर इंसान को खाने और रहने की जगह मिल जाए तो उसके बाद उसके दिमाग में जो पहला सवाल या पहला ख्याल आता है वो ये आता है कि अब कुछ अलग किया जाए। मतलब खाने की ज़रूरत पूरी हो गई, कपड़े पहनना शायद ही उस टाइम पे इतना ज़रूरी होगा, तो खाना मिल गया, रहने को जगह मिल गई, तो अब क्या डेवलप करेंगे ये लोग? नई नई चीज़ें खोजेंगे, जैसे पेंटिंग्स करेंगे, लिटरेचर लिखेंगे। तो यही वो टाइम था जब लेखन प्रणाली का उद्भव इन लोगों ने शुरू किया, तो लिखना शुरू हो चुका था यहाँ पे। उसके अलावा जो रेगिस्तानी इलाके थे वहाँ पर भरण पोषण के लिए अलग तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि नोमैडिक ग्रुप्स थे, तो रेगिस्तान वाले कबीलों में ये लोग जानवरों को पाला करते थे, जगह जगह जाते थे, और वहाँ पे जो भी इनके साथ पशुपालन वाले लोगों का जब कांटेक्ट होता था तो आपस में चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। बार्टर सिस्टम तो सदियों से चलता आ रहा है पूरी दुनिया में ही। तो इस तरीके से बड़ी अच्छी खासी यहाँ पर ज़िंदगी लोगों की चल रही थी। लेकिन ज़िंदगी चलते चलते अब आता है एक मोड़, और इस मोड़ में आती हैं बहुत सारी चीज़ें। वो ये कि जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खेती करना शुरू कर देता है तो वो क्या करेगा फिर, कि मानिए आपको 5 किलो अनाज की ज़रूरत थी लेकिन आपके खेत में 15 किलो हो गया, तो अब आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे कि कुछ बचा लेते हैं आगे खाने के लिए, मतलब 2-3 किलो एक्स्ट्रा रख लेते हैं और बाद वाले को हम बेच देते हैं, ठीक है। और यही सोच जब एक इंसान से बढ़कर एक कम्युनिटी में आ जाती है तो यहाँ से शुरू होता है शहरीकरण का विकास। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि शहरीकरण की जो पहली विशेषता है वो ये है कि वहाँ पे लोग खेती नहीं करते हैं। अब खेती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो खेती नहीं करेंगे तो ये लोग बाकी सारे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड करेंगे, ये इनका सबसे बड़ा काम था। ट्रेड के अलावा और क्या क्या काम करेंगे ये लोग? बर्तन बनाने का काम करेंगे। तो जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन्होंने बर्तन बनाना शुरू कर दिया। उसके अलावा और क्या काम करेंगे? औजार बनाना शुरू कर देंगे। और क्या करेंगे ये लोग? लकड़ी का काम करना शुरू कर देंगे, यानी अलग अलग काम करने शुरू कर देंगे, और इसके बदले में इनको अनाज मिल जाया करेगा। तो एक क्लास और एक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा ऐसे लोगों का जो खेती नहीं करते हैं लेकिन उनको खाने के लिए तो चाहिए होगा। और फिर ये लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? गाँव से थोड़ा सा हट के रहना शुरू कर देंगे, ताकि अपनी कम्युनिटी और अपनी ग्रुप के साथ ये लोग अलग से, एक जैसे लोग जब साथ में रहते हैं तो ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं, ये अमूमन हम लोग सोचते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि खेती के अलावा जब बाकी चीज़ें डेवलप होने लग जाएंगी तो यहाँ से शुरुआत होगी एक नई तरीके की अर्थव्यवस्था की, और इसी को हम शहरीकरण कहते हैं। तो शहर या कस्बे हमेशा तभी बसते हैं जब वहाँ पर लोग खेती के अलावा बाकी सारे काम करते हैं। तो हमारा खेती हमेशा से प्राइमरी एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में आ जाता है, प्राइमरी एक्टिविटी में, और सेकेंडरी टर्जरी ये जब जितना ऐड होता जाएगा उतना हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट, या हम ये कहेंगे कि हम शहरीकरण की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो एक तो ये खास बात रही कि शहरीकरण का डेवलपमेंट कैसे होता है। दूसरा सवाल ये आता है कि और क्या विशेषता होती होगी शहरीकरण की, सिर्फ ये तो नहीं रहेगी। तो एक और चीज़ थी जो मेसोपोटामिया में हमें सबसे पहले देखने को मिलती है और जो बहुत बड़ी बात थी, वो ये थी कि ये लोग अपने ट्रांजिशन का, मतलब अगर कोई भी लेन देन होता था तो उसका ये लोग रिटन रिकॉर्ड रखते थे। और ये इतनी बड़ी और इतनी खास बात थी जिसने मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को समझने में एक अलग ही लेवल की हेल्प करी। अब ये रिटन रिकॉर्ड कैसे रखते थे? जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी से उधार लिया, या किसी ने कोई किसी तरीके का कोई ट्रेड किया, तो कुछ वारंटी, गारंटी या इंटरेस्ट रेट जो भी इनका होता था उसको ये लोग पट्टिकाओं पर, जिसको टैबलेट कहते हैं, उस पर लिखा करते थे। और उसके बाद में जब वो हिसाब किताब इनका पूरा हो जाया करता था तो उस टैबलेट को तोड़कर फेंक देते थे। अब ये टैबलेट आज की एप्पल वाली टैबलेट नहीं थी, ये टैबलेट जो थी वो थी आपकी क्ले मिट्टी को सुखाकर बनाई जाती थी। आगे इसका बड़ा अच्छा सा टेक्निक पढ़ेंगे हम लोग जब आगे चैप्टर में आएंगे कि किस तरीके से इस टैबलेट को बनाते थे। फिलहाल सिर्फ इतना कि ये क्ले मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की टैबलेट्स हुआ करती थी जिन पर ये लोग लिखते थे। और क्योंकि एक बार लिख जाने के बाद उसको मिटाना पॉसिबल नहीं था तो क्या करते थे? उसको तोड़ देते थे ताकि जो भी रिकॉर्ड है वो ख़त्म हो जाए। मतलब ऐसा ना रहे ना कि एक ही आदमी से बार बार पैसे ले लिए। तो ये तो हुआ शहरी विकास की चीज़ें। अब हम लोगों ने ये तो समझ ही लिया कि ये लोग ट्रेड तो करते ही थे। अच्छा, ट्रेड आदमी क्यों करता है?
तो हमेशा से हम देखेंगे कि एक चीज़ हमें एक जगह पे नहीं मिलती। मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे बेस्ट क्वालिटी के संतरे खाने हैं तो आप क्या कहेंगे कि कहाँ जाइए, कहाँ मिलते हैं संतरे? तो जब आप इसको पढ़ें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सबसे अच्छे संतरे कहाँ मिलते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मुझे बेस्ट क्वालिटी के सेब खाने हैं तो सीधा ऊपर निकल लीजिए कि जम्मू कश्मीर जाइए। तो इसी तरीके से ये तो देश की बात हो गई, लेकिन अगर मैं पूरे कंट्री या मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो हर देश का अपनी कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही मेसोपोटामिया के लोगों का भी क्या रहता था कि एक चीज़ एक जगह पे तो मिलेगी नहीं, तो आपको ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। तो ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी किया करते थे। अब इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में क्या आम रहता था, जैसे ये लोग मोहरें बनाते थे, सील्स बनाना। मोहरें बनाना दो चीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी था। एक तो ये कि ये आपको राजा के बारे में बताती हैं। दूसरी मोहरों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता था, मान लीजिए कि आप कुछ लेके जा रहे हैं। अब पहले आज के टाइम के जैसे ना पार्सल बॉक्सेस नहीं होते थे कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे क्या काटा क्या किया, नहीं पता चलता था पहले। तो क्या करते थे, जैसे बोरा ले लिया एक, मान लीजिए कि ये बोरा है, ड्राइंग बेकार सी होगी पर मान लीजिएगा कि ये बोरा है, और इसको हमने यहाँ से बांध दिया। तो पहले सारा सामान जो था वो बोरों में ही जाया करता था, उसको यहाँ पे हमने बांध दिया, और जहाँ पे हमने इसको बांधा वहाँ पे हमने सील कर दिया। इसको सील कर दिया मतलब कि जो आपके जैसे प्रिंसिपल की स्टैंप होती है ना, वैसी स्टैंप लगाकर हमने क्या किया कि उसमें हमने क्ले मिट्टी को उसमें डिप किया और यहाँ पे हमने एक स्टैंप लगा दी। तो उस स्टैंप की वजह से क्या हुआ, ये प्रोटेक्ट हो गया। अब अगर कोई भी आदमी उसको खोलेगा या उस स्टैंप को खोलेगा तो ये स्टैंप जो है वो यहाँ पे टूट जाएगी, वो सील खराब हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। तो ये तो सील के दो काम हो गए, लेकिन सील बनाने के लिए पत्थर भी तो ज़रूरी होगा। तो जो स्पेशल सील बनाने के लिए पत्थर चाहिए होता था वो हर जगह अवेलेबल नहीं था, उसके लिए ट्रेड होता था। उसके अलावा अगर आपको कुछ इक्विपमेंट बनाने हैं, औजार बनाने हैं, जैसे जानवरों को मारने के लिए औजार बनाने हैं या कुछ नई चीज़ बनानी है उसके लिए औजार बनाने हैं, वो लाने के लिए भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए ट्रेड करते थे। इसके अलावा जब आभूषण बनाने होते थे तो बड़े कीमती कीमती पत्थर उस टाइम पे भी औरतें और पुरुष भी पहना करते थे, तो उसके लिए आपको ट्रेड करना पड़ता था। इसके अलावा इराक में खजूर और पोपलार के पेड़ की लकड़ियाँ बहुत फेमस होती थी, तो उससे गाड़ियों के पहिए वगैरह बनते थे, नाव बनते थे। तो ये सारी चीज़ें आपस में इन लोगों का ट्रेड इन सब चीज़ों से चला करता था। और शिल्प, व्यापार और सेवा के अलावा भी यहाँ पे शहर में हम देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर होना भी था। मतलब ऐसा नहीं था सिर्फ कि क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है या बाकी काम हो रहे हैं सिर्फ इसलिए शहर ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए भी शहरी जीवन की हमें ज़रूरत पड़ती थी। और ये तो रही बात कि माल किस तरीके से इधर उधर जाता था। अब बात करते हैं कि लिखने की जो कला थी वो कैसे डेवलप हुई होगी। मतलब मेसोपोटामिया में क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट हुआ इसका, तो हम अब उसकी बात करते हैं। तो जैसा आपने पिछले चैप्टर में देखा कि हर एक भाषा की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत हमेशा वर्ड्स की, ऐसे डायरेक्ट वर्ड्स की नहीं होती है, साउंड से उसकी शुरुआत होती है। मेसोपोटामिया में भी ऐसा ही हुआ कि हर एक अलग वर्ड के लिए अलग तरीके की आवाज़ निकाली जाती थी। वो जो आवाज़ होती थी उसका अपना एक भाव होता था। यही आवाज़ जो है वो धीरे धीरे शब्दों का या धीरे धीरे चित्रों का रूप लेने लगी। तो मेसोपोटामिया में जितनी भी हमें पट्टिकाएं मिली हैं, मतलब जो टैबलेट्स मिली हैं, रिटन टैबलेट्स मिली हैं लगभग 3200 BCE के आसपास की, उनमें आप देखेंगे कि उनमें कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। और जैसे बैलों की ड्राइंग मिलेंगी आपको, मछलियों की ड्राइंग मिलेंगी, रोटियों की ड्राइंग मिलेंगी, और ऐसी इतनी सारी ड्राइंग और इतनी सारी चीज़ें जो तकरीबन 5000 आपको ऐसे अलग अलग ड्राइंग्स और अलग अलग शब्द वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे शुरू होता है लेखन कला का अस्तित्व। और क्योंकि शहरी जीवन में रह रहे हैं, हिसाब किताब लगाने के लिए भी लिखने की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए भी यहाँ पे लेखन कला जो है वो ज़्यादा फेमस हो गई, या जो लिखना है वो बहुत नेचुरल हो गया, जो लोगों को करना ही पड़ता था। तो हमने जो पहले पढ़ा था ना कि पट्टिकाओं पे बनाते थे, तो क्या करते थे कि क्ले मिट्टी उठाई और क्ले मिट्टी की ना एक टैबलेट जैसा कुछ बना लिया। मतलब टैबलेट की शेप वही होती थी जो आजकल की टैबलेट्स की होती है। तो एक टैबलेट बना ली और उस टैबलेट को धूप में सुखा दिया हल्का सा,
और जब वो सूखने वाली होती थी, मतलब इतनी सूखने वाली कि उस पर कुछ लिख दिया जाए तो वो जम जाए, ऐसा भी ना हो कि वो इतनी ढीली है कि कुछ लिख दिया तो मिक्स हो जाए। जब वो हल्की धूप में सूख जाती थी तो उसके ऊपर फिर लिख दिया जाता था और फिर लिख के उसको वापस धूप में सुखा देते थे। तो इससे क्या होता था कि वो जो लिखा हुआ था वो परमानेंट लिखा हुआ हो जाता था। तो ऐसे तो ये लोग उस पर लिखते थे। दूसरा ये लोग क्या करते थे, ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। अब ये हमें कैसे पता चला, तो जैसे ये हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड है, अगर मैं इसमें यहाँ से वहाँ तक लिखना शुरू करूँगी तो आप देखोगे कि शुरुआती वर्ड थोड़ा बड़ा होगा और धीरे धीरे वो छोटा होता जाएगा। ये सबके साथ दिक्कत आती है क्योंकि प्लेन बोर्ड होता है ना, तो उस पर आप लाइन से नहीं लिख पाते हैं। तो जो भी हमें प्लेट्स मिली हैं मेसोपोटामिया में, टैबलेट्स जो हमें मिली हैं, वहाँ पे सेम है कि आप शुरुआत अगर उसकी आप देखोगे, क्योंकि वो राइट से लेफ्ट लिखते थे, तो राइट साइड में जहाँ पे वो लिखेंगे वो बड़ा होगा और धीरे धीरे वो छोटा हो जाएगा। इससे पता चलता है कि वो लोग राइट से लेफ्ट लिखा करते थे। उसके अलावा जिस फॉन्ट में ये लोग लिखते थे वो क्यूनिफॉर्म फॉन्ट हुआ करता था। अच्छा, ये भी एक लैटिन वर्ड से निकल कर बना है और इसका मतलब होता है, क्यूनी का मतलब होता है खूंटी और फॉर्म का मतलब होता है आकार। तो जैसे आप देखेंगे ऐसे घुमावदार नोक वाला, कुछ इस तरीके की नोक वाला कुछ ऐसा इनका कुछ पेन हुआ करता था जिससे ये लोग लिखते थे, इसीलिए इसको क्यूनिफॉर्म भी कहा है। तो ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट होती थी इनकी, क्यूनिफॉर्म तरीके से ये लोग लिखा करते थे और इसमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता था, बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता था। इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि साक्षरता स्तर उतना अच्छा नहीं है, मतलब लोग पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे। अब इसका एक बेसिक रीज़न आपको मैं बताती हूँ। जैसे आपको पता है, अगर मैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो कितने होते हैं, 26, मतलब ABCDEFG सब मिला के 26 होते हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो कितने होते हैं, 52 स्वर व्यंजन सब मिलाकर। तो जितने भी हमारी स्पेलिंग्स बनती हैं, जितने भी हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, वो सब इन्हीं वर्ड से होती है। इसके अलावा आपको कोई नया वर्ड नहीं ऐड करना होता है। ऐसे ही अगर आप मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन में देखेंगे ना, तो इनके पास जो अक्षर ही होते थे, मतलब जो स्वर व्यंजन ये सब मिलाकर ही होते थे ना, यही कम से कम 100 से पार होते थे। तो ये बहुत मुश्किल था इन लोगों के लिए कि ये लोग उसको याद रख पाते। जैसे मेसोपोटामिया में तो 100 अराउंड हैं। आपको जब आप हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें तकरीबन 250 स्वर और व्यंजन ये सब हुआ करते थे। तो किसी एक इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो सब याद रखें। मतलब अभी तो 26 याद करने में लोगों को इतना टाइम लग जाता है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही और ये वो, और फिर हिंदी तो और बड़ी है, तो आपको जब मात्राएं, जब बच्चा लिखना सीखता है तो उसको टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही जब आप मेसोपोटामिया और हड़प्पा की स्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें तो स्वर व्यंजन ही इतने सारे हैं, इसीलिए हर इंसान इसको पढ़ना लिखना नहीं आता था उसको, हर इंसान को वहाँ पर फिर भी साक्षरता उतनी ना के बराबर भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे थे। तो साक्षरता का जो सवाल उठता है मेसोपोटामिया में स्पेशली, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ का जो राजा है वो इस बात पे बड़ा गर्व करता है कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो अपने हर इंस्क्रिप्शन में इस चीज़ को लिखवाएगा। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो पत्थरों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ आर्टिकल लिख दिए जाते थे। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, पोस्टर्स बने होते हैं या बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी होती है तो गवर्नमेंट है सर्कुलेट करेगी, कैसे करेगी, तो बैनर लगा देंगे। प्रिंट मीडिया का ज़माना है तो न्यूज़पेपर में छपकर आ जाएगा या टीवी पर टेलीकास्ट हो जाएगा। अब पहले ना तो न्यूज़पेपर थे, ना टीवी थी और ना बैनर सिस्टम था कोई, तो क्या करते थे लोग, तो पत्थरों पर जगह जगह पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ वाला इलाका हुआ करता था तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखवा दी और वो पत्थर वहाँ पे गड़वा दिया या लगवा दिया। पत्थर के अलावा कभी कभी ये सब आपको पिलर पे भी देखने को मिलेगा। जैसे लॉकडाउन खुल जाए ना तो एक बार मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क देख कर आइएगा, तो वहाँ पे जो आयरन पिलर है, तो अशोका भी ये काम किया करता था, तो उसने भी लिखवा के वहाँ पे लगवा दिया। इंस्क्रिप्शन इसीलिए लिखवाए जाते थे बड़े बड़े पत्थरों पर ताकि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ लोग उनको पढ़ पाए। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आयरन पिलर जो है हमारा, वो अशोक ने लिखवाया था, तो वो भी इसीलिए था कि नॉर्मल लोगों तक आप अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट करोगे, तो इसी ज़रिए से कम्युनिकेट करोगे। पिलर इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया, नॉर्मल इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया। तो इस तरीके से अगर मेसोपोटामिया में राजा पढ़ा लिखा होता था तो वो इस बात का बिल्कुल श्योर करता था कि हर जगह पर ये लिखा हुआ हो कि राजा पढ़ा लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इतनी मुश्किल लैंग्वेज है, बेचारे ने सीखी है, सबको पता होना चाहिए ना कि राजा पढ़ा लिखा है, तो वो बताता था। और ऐसा आप देखेंगे कि ज़्यादातर राजा पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, तो फिर वो लोग क्या करते थे कि अपने पास में,
जैसे आप देखेंगे हमारे नेता भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को अपने अंडर रख लेते हैं, पढ़े लिखे दिमागदार लोग, वो पॉलिसी बनाते हैं, वो मेकिंग का काम कर मतलब उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये लोग भी क्या करते थे कि पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या हुआ, पैसा है, राजा है, तो क्या करेगा कि बहुत सारे लोगों को अपने अंदर अपॉइंट कर लेगा, वो उसके लिए लिखेंगे, वो उसके लिए पढ़ेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पहले भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे नीचे एक बड़ा अच्छा सा वो दिया हुआ है, एक आर्टिकल जैसा, तो इसको जब आप पढ़ेंगे कि एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया एक पत्र है और उसको एक अधिकारी ही पढ़ के सुना रहा है। तो कैसे शुरुआत करी जाती थी कि मेरे अमूक मालिक, अमूक मतलब उसका नाम लिख देंगे, तो मालिक को उसका अमूक निवेदन करता है, मतलब जो भी इंसान उसको निवेदन करता है वो, और मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे आर्टिकल्स या आपको लेटर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो लेखन का प्रयोग सिर्फ यहाँ तक नहीं था, इसके अलावा भी और भी काम होते थे। तो पहले भी लोग लेटर वेटर लिखा करते थे। अब लेटर लिखने की तो पूरी लंबी कहानी रही है हम लोगों के पास, जैसे कबूतरों से चीज़ों को पहुँचाया जा रहा है। तो राजा जब थोड़े एडवांस हो गए तो वो कबूतर पर नहीं टिक के रहे, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने पास में हॉर्स राइडर रख लिए, तेज दौड़ने वाले घोड़े और आदमी, तो वो उससे अपने स्पेशल इंफॉर्मेशन तुरंत पहुँचा दिया करते थे। तो यहाँ पे आपके पास ना एक बहुत अच्छी सी एक कहानी जैसी दी हुई है कि किस तरीके से एक आदमी है, मतलब उसने एक कहानी लिखी है और वो यहाँ पे पूरी दी हुई है लेखन का प्रयोग वाले एरिया में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से। इसमें सिर्फ इतना बताया है कि किस तरीके से सुमेरियन महाकाव्य की रचना करी गई थी। तो मेसोपोटामिया में जो परंपरागत जो कथाएं होती हैं उनसे किस तरीके से बताया है कि सुमेर जो है वो कितना खूबसूरत शहर है, और उसके बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि सुमेर में व्यापार किस तरीके से होता है, और यहाँ की एक घटना को एनमार्क के साथ जोड़कर देखा जाता है। वहाँ पे कुछ काव्य वगैरह लिखा गया, तो ये आप पढ़ सकते हैं। कुल मिला के इसका कंक्लूजन इतना है कि लेखन कला उस टाइम पे कितनी विकसित थी, लोग काव्य भी लिख रहे थे, लोग कहानियाँ भी लिख रहे थे, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक आता है इसका, अब तक हमने क्या क्या देख लिया कि शहर बन गए, डेवलप हो गए, लोगों ने लिखना पढ़ना सब शुरू कर दिया, राजा ने अपनी अपनी चीज़ें और अपने अपने संदेश सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। तो जब इंसान इतना सब सीख जाता है, मतलब इंसान ने रहना सीख लिया, खाना सीख लिया, लिखना पढ़ना व्यापार करना सीख लिया, तब एक नई चीज़ जन्म लेती है, और वो क्या होती है, उसके धार्मिक विश्वास। तो ये जो धार्मिक विश्वास है ये कभी प्रकृति की पूजा पर होता है, कभी किसी इष्ट देव की पूजा पर होता है। तो मेसोपोटामिया के लोगों के अंदर भी था। तो ये लोग क्या करते थे, मंदिर में पूजा करते थे। अब यहाँ पे एक बड़ी खास बात ये है कि मेसोपोटामिया के मंदिर और घर, इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो बहुत छोटा सा था। मतलब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जैसे अगर मैं किसी मेसोपोटामिया के घर का एक आर्किटेक्ट मैप बनाऊं तो वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे गेट होगा, आप अंदर जाएंगे, ये उसका घर होगा। तो ये तो हो गया हाउस, नॉर्मल लोग का घर। अगर मैं बात करूं कि मेसोपोटामिया में मंदिर कैसे होते थे, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा उसमें। जैसे ऐसे, तो ये तो हो गया मेरा घर का छोटा सा स्ट्रक्चर। अब अगर मुझे यही मंदिर बनाना है तो मैं क्या करूंगी, एक फिक्स टाइम के बाद मैं इस दीवार को यहाँ से यहाँ मोड़ लूँगी, फिर मैं इस दीवार को सीधा मोड़ लूँगी, और फिर मैं इस दीवार को ऐसे बंद कर दूँगी। ये स्पेशल क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे है आपका गर्भगृह, यहाँ पे रखी जाएगी मूर्ति, और ये होगी आपकी वेदिका जिसमें होगा हवन या जो भी आहुति वाहुति डालने वाला काम, और ये होगा आपका एंट्रेंस। तो ये था आपका मंदिर, और सिर्फ ये ही बेसिक डिफरेंस है मंदिर में और घर में मेसोपोटामिया में। इसके अलावा आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा मेसोपोटामिया के मंदिरों में और घरों में। मतलब अगर कोई बंदा सामने से आए तो उसको समझ भी ना आए कौन सा मंदिर और कौन सा घर, पीछे से ही समझ आएगा। तो तकरीबन 5000 BCE के आसपास हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के साउथ साइड में बस्तियों का विकास होने लगा था, और ये वो बस्तियाँ थी जो धीरे धीरे बहुत पुराने शहर के रूप में डेवलप होती जा रही थी। तो या तो हमने पहले क्या किया, पहले मंदिर बना लिया और उसके आसपास लोगों ने अपने अपने घर बना लिए। तो मंदिर हमेशा सेंटर में होता था, तो या तो मंदिर को सेंटर में पहले बनाओ फिर आसपास घर बना लो, या घर बन गए हैं तो आप बीच में मंदिर बना लो। तो कोशिश ये की जाती थी कि मंदिर हमेशा सेंटर में रहे, और
इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि बस्तियां जिस तरीके से डेवलप हो रही थी मंदिरों के किनारे, या फिर जो बस्तियां होती थी वो व्यापार के केंद्र के रूप में डेवलप होती थी, जहाँ पर सारे व्यापारी लोग जो ट्रेड का काम किया करते थे वो लोग रहा करते थे। तो हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं वो मंदिर और इस तरीके की बस्तियों के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो मंदिर होते थे उसमें दो मुख्य तौर पर देवी या देवताओं की पूजा होती थी। एक तो थे उर और एक थे इन्नाना। अब ये उर और इन्नाना कौन थे? उर जो थे वो आपका पृथ्वी पर चंद्रमा का रूप माना जाता था। तो आप देखेंगे कि पुरानी जितनी भी सभ्यताएं आपको मिलेंगी उनके जो भी भगवान होंगे वो नेचर वाले होंगे। तो जैसे मेसोपोटामिया में आप देखिए कि चंद्रमा की पूजा होती है। आप इस्लामिक उसमें देखेंगे तो उनका तो पूरा कैलेंडर ही चंद्रमा के फ्रेजेस पर डिसाइड होता है। तो इसलिए चंद्रमा या सूर्य हो गया या नेचर हो गया, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हर सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो उर जो होते थे वो चंद्रमा देवता थे, और इन्नाना जो थी वो प्रेम और युद्ध की देवी थी। इसका मतलब शादी भी उन्हीं के सामने होगी, और अगर लड़ाई करने जा रहे हैं तो भी उन्हीं से आशीर्वाद लेकर जाएंगे। तो इन्नाना देवी बहुत महत्वपूर्ण थी इनके लिए, क्योंकि वो युद्ध और प्रेम की देवी मानी जाती थी। सारे जो उस टाइम पे मंदिर होते थे उनको ईंटों से बनाया जाता था, और ये माना जाता था कि जैसे इंसान को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही भगवान को भी तो रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो मंदिर बनाए जाते थे वो भी घर जैसे होते थे। तो ये तो आप स्ट्रक्चर में देख ही रहे हैं कि बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब वो घर जैसे ही है। इसके साथ में और क्या करते थे ये लोग कि जो भी खाते थे, जो खुद खाते थे वही भगवान को चढ़ा देंगे। तो जैसे अब खुद क्या क्या खा रहे हैं, खुद मछली खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, दही खा रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जब यहाँ पे जब मेसोपोटामिया की खुदाई करी गई, उसके फर्श की खुदाई करी गई, तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे आपको मछलियों की हड्डियाँ मिलेंगी और जले हुए अनाज के दानों की कुछ अवशेष मिलेंगे। तो जो खुद खाते थे वही अपने भगवान को अर्पण कर दिया करते थे। तो ये था। अब जो देवता है वो इनके लिए पूरा मुख्य केंद्र है। तो जहाँ पे मूर्ति लगाई जाएगी या जहाँ पे भी देवता का बैठने का या रहने का स्थान होगा, वही सबसे इम्पॉर्टेंट जगह मानी जाती थी मंदिर में। और इसके साथ साथ मंदिरों में फिर धीरे धीरे और भी काम होने लगे, क्योंकि मंदिरों के जो आंगन होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। अब इस आंगन के बड़े होने की वजह से यहाँ पे जैसे कपड़े काटने का काम होता था या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे। तो आप देखेंगे जितने भी पुराने आपको मंदिर मिलेंगे ना, मतलब एंशिएंट टाइम के जो मंदिर मिलेंगे, तो कुछ मंदिर जो शुरुआत में बने थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे, और धीरे धीरे मंदिरों ने बड़े आकार लेना शुरू किया। यानी पहले ऐसे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक पुजारी जाएगा, एक डाइटी या जो भी उनके भगवान होंगे उनकी मूर्ति रखी होगी, और बस खत्म। मतलब उसमें सिर्फ एक ही इंसान और जा सकता है, जगह ही नहीं होती थी उसमें जाने के लिए। लेकिन क्योंकि फिर मंदिरों को सांस्कृतिक चीज़ों से जोड़ के देखा जाने लगा, तो मंदिरों का आकार बढ़ता चला गया। तो फिर वहाँ पे और क्या क्या देखने को मिल जाएगा आपको कि मंदिरों में, जैसे अभी देखा ना कि सूत काटने का काम चल रहा है, कपड़े बनाने का काम चल रहा है। फिर देखेंगे कि वहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे मंदिरों की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, मंदिरों की वेल्थ इंक्रीज होगी, और ये आपको लगभग हर सिविलाइजेशन में आपको सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे दजला और फरात नदियाँ पास में थी, तो नदी पास होने के फ़ायदे जितने हैं उतने नुकसान भी हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि फ्लड आ जाया करता था, तो इनकी सारी जो फसल है वो बर्बाद हो जाया करती थी। तो कुछ इस तरीके की समस्याएं भी आती थी, लेकिन अमूमन इनके लिए वो वरदान की तरह ही साबित हुई। तो ज़मीन अच्छी खासी उपजाऊ थी, बढ़िया तरीके से दान वान दिया करते थे, और अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी चल रही थी। लड़ाई झगड़े के बारे में, मतलब जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी उसके बारे में यहाँ मेसोपोटामिया से हमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अवशेष मिलते नहीं है जिसमें पता चलेगा कि ये लोग लड़ाई लड़ते थे, ज़्यादा लड़ते थे। लेकिन हाँ, इस बारे में हमें पता चलता है कि जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसके बाद जो हारे हुए लोग होते थे या हारे हुए जो सैनिक होते थे उनको बंदी बनाकर अपने पास लेके आया जाता था, मतलब अपने पास ले आते थे, और जिस जगह को जीता है उसकी फिर लूट हुआ करती थी और उसको फिर अपने आसपास के लोगों में बांट दिया जाता था। मतलब जैसे एक राजा गया, उसने कुछ जगहों को लूटा, मतलब पहले वहाँ पे अटैक किया, फिर वहाँ के लोग हार गए तो उसको लूट लिया,
तो उसके बाद उसके लूटने के बाद फिर क्या करेंगे वो लोग कि वहाँ पे जो भी मिला उसको हरा कर लूट कर, और जो भी बंदी मिलेंगे उनको किडनैप या उनको अपने पास ले आएंगे और फिर यहाँ पे आके उनसे अपना काम करवाएंगे। तो इस तरीके की टेक्निक आम थी, बहुत आम थी। ये आपको बाद में भी बहुत देखने को मिलेंगी। मतलब इंडिया में तो पूरा लाइन लगी हुई है कि किस तरीके से खिलजी हो गया या गौरी हो गया, इन लोगों ने आया, अटैक किया, लूटा, फिर चले गए। तो ये आपको ये लगभग हर हिस्ट्री के फ्रेज में मिलेगा कि लोग इस तरीके की चीज़ें करते ही करते थे। तो अब अभी तक हमने क्या देखा कि हमने देख लिया कि मंदिर और घरों में क्या डिफरेंस हुआ करता था, और लड़ाई भी लड़ते ही थे ये लोग ताकि जोग्राफिकल एरिया को बढ़ा सकें। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है मेसोपोटामिया में, वो है यहाँ का शहरी जीवन, यानी सिटी लाइफ कैसी होती थी। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये पढ़कर मज़ा भी बड़ा आने वाला है कि ये लोग बड़ी मॉडर्न सिटी लाइफ जिया करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम पुराने ज़माने की घिसी पिटी सी सिटी लाइफ जी रहे हैं, बड़ी मॉडर्न लाइफ हुआ करती थी इनकी। और वो क्या थी, वो ये थी कि यहाँ पे जो हमें कानूनी दस्तावेज मिले हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसके हिसाब से अमूमन ये होता था कि परिवार में बेटे की शादी के बाद उसको अलग कर दिया जाता था। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का चलन था, एकल परिवार का। एकल परिवार में क्या होता है कि माँ बाप और बच्चे, जैसे ही बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हो गई, तो बच्चों को अलग कर दिया, तो फिर वो सेम प्रोसेस जो है वो आगे चलता रहेगा। तो एक तो हमें ये पता चलता है। उसके अलावा और हमें क्या पता चलता है कि जब जैसे कोई लड़का या लड़की जब बड़े हो जाया करते थे, वर वधू, तो उनकी शादी की पहले घोषणा की जाती थी। तो बताया जाता था, पहले डिक्लेयर किया जाता था कि इनकी शादी होने वाली है। और माता पिता जो होते थे, मतलब अक्सर दोनों ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखते हैं। भले ही पिता घर का मुखिया हो, लेकिन महिलाओं की स्थिति थोड़ा बेहतर थी, उतनी खराब नहीं थी यहाँ पर। तो विवाह की प्रक्रिया के बारे में जब डिक्लेयर किया जाता है, तो उसके बाद में जो वर पक्ष के लोग हैं और जो वधू पक्ष के लोग हैं, ये दोनों ही आपस में गिफ्ट्स को एक्सचेंज किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमें यहाँ से जानने को मिलती है कि दोनों दिया करते थे एक दूसरे को। और जब सारी रस्में पूरी हो जाती थी और गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज होकर सारे काम हो जाते थे, तो फिर मंदिर में जाते थे, वहाँ भेंट चढ़ाई जाती थी। और नई बहू जब घर में आती थी तो उसकी सास उसको उसका हिस्सा दे दिया करती थी। हिस्सा मतलब जो बताया ना कि शादी के बाद में लड़का और जो उसकी बीवी होगी वो अलग हो जाया करते थे। तो ये यहाँ का एक बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट आपको मिलेगा यहाँ की फैमिली का, जो आपको बहुत सारी सिविलाइजेशंस में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी नगरों की खुदाई जो यहाँ पे करी गई, जो यहाँ पे एक्सकावेशन किया गया 1930s के आसपास और उसके बाद के पास में, तो आप देखेंगे कि जैसे मेसोपोटामिया, और अगर आप हड़प्पा के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा थोड़ा ज़्यादा साफ़ सफाई के मामले में ये लोग बहुत ध्यान रखते थे अपना। उसके अलावा मेसोपोटामिया में आप जब उनके घरों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे उसमें भी ग्राउंड फ्लोर पर खिड़कियाँ नहीं होती थी, और दरवाज़ा जो था वो अमूमन आंगन में खुलता था। मतलब जो अंदर घर के जो दरवाजे होते थे वो आंगन की तरफ खुलते थे ताकि इनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो आंगन की तरफ खुलेंगे तो वहीं से सारे कमरों में जो है वो उजाला जाएगा ताकि प्राइवेसी वाला मामला इनका थोड़ा सही रहे। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी शगुन, अपशगुन और अंधविश्वास से जुड़ी हुई। अच्छा, जैसे मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है कि घर के अगर 3 दरवाजे एक सीध में हैं तो वो एक तरफ नहीं खुलने चाहिए। तो आपको पता है सबसे पहले इसके बारे में हमें एविडेंस भी मेसोपोटामिया से मिलता है। तो मेसोपोटामिया में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें विश्वास और अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीज़ों पर मिलेंगी। जैसे कि कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिन पे लिखा हुआ है कि अगर घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो वो धन दौलत लाती है। तो देहली अगर ऊंची उठी हुई है तो वो अच्छी मानी जाती थी। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वो सौभाग्य प्रदान करता है। इसके अलावा कि अगर घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो लकड़ी का है और वो बाहर की ओर खुलता है तो पति और पत्नी के बीच में यांत्रणा, मतलब कलेश का कारण बनता है। तो कुछ इस तरीके की आप चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पे लोग ये अंधविश्वास की चीज़ों पर भी बड़ा भरोसा करते थे। उसके अलावा आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर आपको एक पूरा अच्छे तरीके से कब्रिस्तान मिलेगा जहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था, लेकिन कहीं कहीं पर घरों के फर्श के नीचे ही बॉडीज़ भी दफनी हुई मिली हैं। तो दोनों तरीके की प्रथाएं प्रचलित थी। हो सकता है कि कोई जो बड़ा इम्पॉर्टेंट आदमी होता हो उसके लिए कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया जाता हो, नॉर्मल लोगों को घरों के नीचे ही दफना दिया जाता हो।
तो ये थी मेसोपोटामिया के लोगों की शहरी लाइफ या उनका जीवन किस तरीके से चलता था। अब बात करते हैं उसकी सिटी, कैपिटल सिटी के बारे में। राजधानी के रूप में, ये शाही राजधानी के रूप में ये विकसित होती है हमारी, और ये है आपका मारी। तो मारी जो शहर है वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए ये जानने के लिए भी कि किस तरीके का रिश्ता जो था वो पशुपालकों के बीच में, और अगर मैं देखूं तो नोमैडिक लोगों के बीच में, मतलब जो खानाबदोश लोग हैं और जो पशुपालक और जो किसान लोग हैं उनके बीच का रिश्ता जानने के लिए हम लोगों को मारी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद में मारी जो है वो एक शाही राजधानी के रूप में जो है वो फलता फूलता है, विकसित होता है। और मारी जो है वो किसी मैदानी भाग में नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती हो, बल्कि ये फरात नदी के उस जगह पर स्थित है ये जो शहर है, जहाँ पर जो अर्ध शुष्क है, मतलब बहुत अच्छी पैदावार या बहुत अच्छी फसल वहाँ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है, पर बहुत अच्छी नहीं होती है। ये उन जगहों पर स्टैब्लिश है ये, और यहाँ पर खेती भी होती है प्लस यहाँ पर पशुपालन भी होता है। दोनों तरीके के काम यहाँ पे होते हैं, और किसान और पशुपालक दोनों तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो काम यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में होता है वो भेड़ बकरी चराने का काम यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो पशुचारक को जब अनाज या बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसानों के पास आ जाते हैं, और जब किसानों को पनीर या दूध वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो पशुपालकों के पास चले जाते हैं। तो इस तरीके से आदान प्रदान करके इनका अपना जीवन चलता रहता है। लेकिन हमेशा तो सब कुछ मीठा मीठा होता नहीं है, तो इनके बीच में भी कुछ कुछ टकरारें होती रहती हैं। अभी टकरारें कैसी कैसी होती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पशुपालक जो हैं उनके पशुओं को चाहिए पानी। अब किसान क्या करेंगे कि किसान के बगल में, खेतों के बगल में होकर जा रही है कोई नदी या झील, तो उन लोगों ने क्या किया कि रास्ता रोक दिया। तो अब क्या हुआ कि पशुपालकों के जो पशु हैं वो पानी तक नहीं जा पाएंगे, और कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि पानी के अभाव में पशु मर जाया करते थे। तो इसकी वजह से उनको बहुत कष्ट होता था पशुपालकों को। अब वो भी अपना बदला लेने के लिए कुछ तो करेंगे, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने पशुओं को जो किसान है उसकी फसलों में होके छोड़ दिया, उनकी फसलें खराब हो गई। तो ये वाइस वर्सा भी था, मतलब ऐसा नहीं होता था कि हर बार किसान पहले से कुछ करते थे। तो ये लोग आपस में इस तरीके से लड़ाई झगड़े भी इनके बीच में बहुत चला करते थे। फसलों का कभी नुकसान हो जाता था, कभी पशु मर जाया करते थे। तो जब हम मेसोपोटामिया की हिस्ट्री पर जब नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस तरीके की चीज़ें होना वहाँ बहुत आम बात थी। मारी में स्पेशली हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर यायावर समूहों के झुंड यहाँ पे बहुत आया करते थे, रहते थे, जाते थे, डेरा वेरा डाल के रहा करते थे। यायावर कौन होते हैं? ये वही नोमैडिक लोग, खानाबदोश, यायावर। ये वो लोग होते हैं जिनका अपना कोई परमानेंट घर नहीं होता। फसल के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से अपने जगह जो है वो ये लोग बदलते रहते हैं। जैसे गर्मियों में क्या होता है कि गरड़िए आ जाते हैं अपनी उपजाऊ ज़मीनों के आसपास, जहाँ पे इनकी भेड़ बकरियों को खाने पीने की चीज़ें मिल पाएँ। तो गर्मियों में ये लोग घास के मैदानों में आ जाएंगे, सर्दियों में ये लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऋतु और मौसम के अनुसार ये लोग अपनी चीज़ें जो हैं वो बदलते रहते थे। तो ये तो रही मारी की कहानी। अब आपकी बुक में, आपके बुक के पेज नंबर 42-43 पर एक बड़ा खूबसूरत सा एक महल दिया हुआ है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मारी में एक राजा का महल है, और वहाँ पे कितना बड़ा महल था और कितने सारे उसमें कमरे थे, किस तरीके की किचन ये लोग इस्तेमाल करते थे। मल्टीपल चूल्हा किचन होती थी, और सभागार होते थे जहाँ पर सब लोग बैठकर डिस्कशन किया करते थे। तो बड़ा खूबसूरत सा ये घर आपको देखने को मिलेगा। अब जिसकी बात हमने शुरुआत में करी थी कि मेसोपोटामिया की संस्कृति, वहाँ के शहरों का क्या महत्व है और वहाँ की लेखन कला की क्या देन है हम लोगों के लिए, मेसोपोटामिया की लेखन कला की। तो शहरों का महत्व तो हमने देखा कि यहाँ पे शहरीकरण सबसे पहले शुरू होता है, बड़े लेवल पे व्यापार यहाँ पे सबसे पहले शुरू होता है। और मेसोपोटामिया के लोगों के बारे में जो ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है, तो यहाँ पे एक काव्य लिखा गया था, वो गिलगेमिश ने एक महाकाव्य लिखा था, और ये मतलब लड़ाई के बाद लिखा गया एक महाकाव्य था। 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था, और ये कहा जाता है कि गिलगेमिश जो है वो एनवर्कर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर उसने शासन किया था, और ये एक बहुत महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अंडर कर लिया था, जीत कर।
लेकिन उसे उस समय बहुत गहरा झटका लगा जब उसका एक बहुत ही वीर दोस्त, उसका अच्छा मित्र जो है वो मर जाता है, और इससे दुखी होकर वो अमरत्व की खोज में निकल पड़ता है। अमरत्व, ये वही अमरत्व जैसे होता है ना कि आप अमर किससे हो सकते हैं या आप दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, वो उसकी खोज में निकल जाता है। और उसने सागर और महासागरों को पार किया, दुनिया का चक्कर लगाया, मगर उसे अपनी साहसिक कार्य में कोई सफलता नहीं मिलती और हार कर गिलगेमिल्स जो है वो अपने शहर वापस आ जाता है। तो वो उरुक लौट आता है और वहाँ उसने फिर सांत्वना देने के लिए शहर की चार दीवारी के पास में आगे पीछे नज़र दौड़ाकर उसने ईंट, जो पड़ी हुई ईंटें थी उनकी नींव को देखकर, और मतलब बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर, और फिर उसने वो पूरा महाकाव्य लिखा था गिलगामेश ने। तो ये हमें सबसे पहला ऐसा महाकाव्य देखने को मिलता है मेसोपोटामिया में। इसके अलावा तो जैसे मैंने बताया कि √2 की वैल्यू इन लोगों ने हमें दी थी, जो बहुत बड़ी बात थी। अगर हम आज के मॉडर्न इक्विपमेंट से अगर हम √2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये उस वैल्यू के बहुत करीब है जो हमें मेसोपोटामियंस ने दी थी। तो बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन लोगों ने √2 की वैल्यू को फाउंड कर लिया था। तो वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस तो थे ही, इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत विश्वास रखते थे। तो जैसे हम अभी देखते हैं ना कि पूरे साल को 12 महीनों में डिवाइड किया हुआ है, फिर हर एक महीने को 4 हफ्तों में डिवाइड किया है, फिर हम टाइम का जब कैलकुलेशन करते हैं तो एक दिन को 24 घंटों में डिवाइड करना, फिर 24 घंटों को अलग। तो ये सारी जो कैलकुलेशन अगर आप इसके रूट जाकर अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब हमें मेसोपोटामियंस ने दिया, जिनको आज हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण खोज थी जो उस वक्त मेसोपोटामियंस ने हम लोगों के लिए करी, और वहाँ से फिर ये बाद में जाके रोमन्स ने अपनाया, इस्लामिक वर्ल्ड ने अपनाया, धीरे धीरे ये दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है या सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इस तरीके की जो खगोल वाली जो घटनाएं होती हैं, जो एस्ट्रोनॉमी वाली घटनाएं होती हैं, वो मेसोपोटामियन से हमें पता चलती हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हम लोगों के लिए बहुत ख़ास थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये हमारी पूरी डे टू डे लाइफ से अटैच है ये वाली सिविलाइजेशन। तो ये तो रहा हमारा मेसोपोटामिया की पूरी हिस्ट्री, जिसमें हमने देखा कि एक सिविलाइजेशन कैसे फलती फूलती है, कैसे वहाँ पे विकास होता है, शहरों का डेवलपमेंट होता है, शहर बनते हैं, इतने मॉडर्न लोग हैं कि वो न्यूक्लियर फैमिली में रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मेल फीमेल के बीच का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लिटरेसी लेवल ठीक ठाक है। और इसके अलावा जो एक बहुत ख़ास बात है जो इस पूरे चैप्टर में, मतलब अंत भी उसका वही है कि मेसोपोटामिया में लाइब्रेरी भी थी उस टाइम पर। तो लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ भी था, और उस किताबें पढ़ने के शौक़ को बढ़ाया जाने की कोशिश की जाती थी कि लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो लाइब्रेरी का होना अपने आप में बहुत ख़ास बात है। तो आपके ब्लू बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है जहाँ पे बताया है कि लोह युग में उत्तरी प्रदेश में असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर था, और ये साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उससे खाद्य सामग्री वगैरह सब लूटा जा रहा था। तो ये जो हमें, ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं, ये हमें वहाँ के लाइब्रेरी के बारे में पता चलता है, वहाँ पे लाइब्रेरी में लोग जो पढ़ा करते थे उसके बारे में पता चलता है। तो एक और ख़ास बात कि यहाँ पे लाइब्रेरीज भी हुआ करती थी। तो ये था हमारा मेसोपोटामियन कल्चर। आई होप कि आप सबको मेसोपोटामिया के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज यहाँ से, और इसके साथ ही हमने अपनी NCERT का 2nd चैप्टर ख़त्म कर लिया है। तो तब तक आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन है, रिवीजन करते रहिए। कुछ ना समझ आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कि हमें मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच के कंपैरिजन का कोई वीडियो चाहिए, या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मेसोपोटामिया के बारे में जानना है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते।